नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 26 जवानों की मौत, 7 जवान लापता। प्रधानमंत्री ने बताया काराना हरकत। जम्मू कश्मीर में बातचीत से ही होगी शांति, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी हालात की जानकारी। पुलवामा में पीडीपी नेता की हत्या। अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों में फिर अटकी बात, पनीरसेल्वम गुट का भ्रामक प्रचार का आरोप, पलानीसामी गुट ने नकारे सभी आरोप। आर्मेनिया और पोलैंड के दौरे पर उपराष्ट्रपति, आपसी रिश्तों को मजबूती पर होगा जोर। कल आर्मेनिया से व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समझौते। के विश्वनाथ को दादा साहब फाल्के अवार्ड, तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में योगदान के लिए सम्मान। 3 मई को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। और बुलेटिन में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के हालात पर, उसके पीछे की वजहों पर और सरकार के प्रयासों के। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है, जिसमें सीआरपीएफ के 26 जवानों की जान चली गई है। 6 से 7 जवान लापता बताए जाते हैं। सीआरपीएफ के एक अधिकारी के मुताबिक 10 से 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है। प्रधानमंत्री ने इसे कायरतापूर्ण हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो उधर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर रायपुर जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार को नक्सलियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया। हमला काला पथार इलाके में दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। जवान यहां नई बन रही सड़क की सुरक्षा के काम में लगे थे। हमले में कई जवान शहीद हो गए। घायलों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। नक्सलियों ने पहले गांव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए, तो गांव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे पास आधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। नक्सली हमने भी बहुत मारे हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली यात्रा बीच में छोड़कर रायपुर रवाना हो गए हैं। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई है। उनको अपनी चिंता से, उनके दुख में हमारी भागीदारी उनको बताते हैं। उसके साथ ही साथ जो इंजर्ड है उनके भी इलाज, और उसके साथ साथ उस क्षेत्र में हम और कैसे बेहतर तरीके से अपनी ऑपरेशन को जारी रख सकते हैं। अभी मैं बैठूंगा सीआरपीएफ के और हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, इस पूरी घटना की और जानकारी लूंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर भी राज्य का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसे कायरतापूर्ण घटना करार दिया है। घटना बड़ी है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसे मैं एक चुनौती भी मानता हूं। और वैसे मैंने अपने गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर को कहा है तुरंत छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए। सुकमा जिले में कई बार जवानों पर हमला हो चुका है। 12 मार्च को भी सीआरपीएफ के एक गश्ती दल को निशाना बनाया गया था। इसमें 12 जवानों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में हालात संभालने के लिए बातचीत ही एकमात्र जरिया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि 2-3 महीने में हालात सामान्य हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सोमवार को दिल्ली में थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और घाटी के हालात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति के तहत बातचीत का सुझाव रखा। उन्होंने कहा कि पथराव और गोलीबारी के बीच वार्ता नहीं हो सकती, इसके लिए शांति जरूरी है। जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल के अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है।
और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। महबूबा मुफ्ती केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिली। उन्होंने घाटी में शांति के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने देश भर में रह रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। गृह मंत्री के मुताबिक सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बीजेपी महासचिव राम माधव भी मौजूद थे। आने वाला वक्त 2-3 महीने हमारे लिए बहुत अहम है, इसके लिए मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगी कि हमारी मदद कर लें ताकि हम जम्मू कश्मीर में जो हम हालात को सुधारना चाहते हैं उसमें मदद करें और जम्मू कश्मीर को दोबारा हम एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाएं। हम सबका मानना है कि राज्य सरकार को आगे 1-2 महीने के अंदर परिस्थिति में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए विशेष ध्यान देकर प्रयास करना चाहिए और उसके संदर्भ में केंद्र से जिस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है वो सारा सहयोग देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। इस बीच गृह मंत्री ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें ताज़ा स्थिति की जानकारी दी गई। दरअसल श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में हिंसा के बाद से घाटी में तनाव है। पथराव और गोलीबारी की अनेक घटनाएं हुई हैं। छात्रों के प्रदर्शन के कारण भी हालात मुश्किल हैं। मंगलवार को श्रीनगर में एकीकृत कमान की बैठक भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर घाटी में आज से कॉलेज और शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं। श्रीनगर में मोर्चा निकाल रहे छात्रों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई। वहीं पुलवामा में आतंकियों ने पीडीपी नेता अब्दुल गनी डार की हत्या कर दी है। कश्मीर के हालात को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी ने पीडीपी के साथ मतभेद की खबरों को खारिज किया है। 5 दिनों के बाद सोमवार को कश्मीर घाटी में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए। काफी संख्या में छात्र स्कूलों पर पहुंचे। छात्र भी कश्मीर के हालात और अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आए। जो मतलब पथराव करते हैं उनको खाली पहले स्टूडेंट वाले हैं, उनको खाली अपने बारे में नहीं सोचना, उनके हम लोगों के बारे में सोचना है। श्रीनगर में कुछ छात्रों ने मौलाना आजाद मार्ग में मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस के रोकने पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। हालात को काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस बीच आतंकियों ने पीडीपी के पुलवामा जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी डार की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर पुलिस ने कश्मीर में करीब 100 सोशल मीडिया ग्रुप की पहचान की है जो लोगों को पत्थरबाजी के लिए उकसाते हैं। इसमें से ज्यादातर को बंद कर दिया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है और कुछ लोग इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। और अभी तक जो हमने देखा कि जो ग्रुप एक्टिविटी होती थी कि छोटी छोटी बात पे यहाँ से पुलिस की गाड़ी गई, यहाँ से आर्मी की गई, उसकी मूवमेंट भी ये बताते थे जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं था। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पीडीपी के साथ अनबन की खबर को बीजेपी ने खारिज किया है। दोनों दलों के बीच किसी प्रकार का कोई रिफ्ट नहीं है। एमएलसी चुनाव के संदर्भ में कुछ कम्युनिकेशन गैप्स ध्यान में आए हैं, वो उसकी चिंता की जाएगी। ये तो एजेंडा ऑफ अलायंस 6 साल के लिए बनाया गया एजेंडा है, उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के हालात के लिए राज्य की बीजेपी पीडीपी सरकार को जिम्मेदार बताया है और सभी पक्षों से बातचीत शुरू करने की मांग की है। गवर्नर रूल कभी कोई हल नहीं होता है, इन्हीं को अपना तरीका बदलना चाहिए और जब तक पीडीपी और बीजेपी सरकार रहेगी जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होगी। Really talk and produce results whereby peace will come in this state, then they should not wait for the last stone to stop being thrown or the last bullet being fired. पिछले सप्ताह पुलवामा में सुरक्षा बलों की सख्ती के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके चलते कश्मीर घाटी के कॉलेज स्कूल 4 दिन तक बंद रहे। हाल के दिनों में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर के हालात पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व वार्ताकार एम अंसारी साहब हैं। स्वागत है सर आपका। जिस तरीके के हालात हैं, मुख्यमंत्री का दिल्ली आना, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलना और 3 महीने की एक तरीके से मैं कहूँ कि मोहलत की मांग, क्या दिखाता है? किस तरीके से आप इसे देखते हैं कि सरकार जो कह रही है फिर उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, जो आपने अब तक जो रिपोर्ट दिखाई है और जो अब तक देखा गया है,
वो हालात तो बहुत ही संगीन है वहाँ पे, और उसको सुधारने के लिए जो एक कोशिश जो की गई वो ये कि बीजेपी और पीडीपी का एक साझा डॉक्यूमेंट है जिसको बीजेपी अलायंस हम कहते हैं, उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह जो है कोई अमल दरामद नहीं हुई, जिसकी वजह से नौजवानों में और वहाँ स्टेट में डिसइल्यूजनमेंट है। और मैं बताना ये चाहूँगा कि उस दस्तावेज में 2-3 तरह की बातें हैं। एक तो पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान से कैसे इससे सुधारे जाएं, और कश्मीर से जो उनकी ऑटोनॉमी से रिलेटेड किस तरह की बात की जाए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पे वो एजेंडा वो अलग है। लेकिन बदकिस्मती से ये देखा ये गया कि पिछले 2 सालों में इसके ऊपर कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, और अब तक जितनी भी बातचीत हुई तो उसके ऊपर यानी 2 साल हो गए ये अलायंस के, लेकिन कहीं पे भी हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट दिखाई नहीं देती कि आखिर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया। और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें वाजपेयी डॉक्ट्रिन की बात की गई है। तो उस वाजपेयी डॉक्ट्रिन ये थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ पे जब तक पत्थरबाजी हो रही है या जब तक वहाँ के हालात नॉर्मल नहीं है हम बातचीत कैसे करें। इस सिलसिले में आपको बताना ये चाहूँगा कि वाजपेयी दौर में हमारे यहाँ कारगिल भी हुआ, ये कंधार हाईजैक भी हुआ, बॉम्बे पे भी अटैक हुआ, इस तरह की तमाम चीज़ें हुई, और इसके बाद भी इन्होंने बस यात्रा निकाली, और वाजपेयी साहब पाकिस्तान गए, वहाँ पे जाके एड्रेस भी किया, बल्कि वो वहाँ पे पाकिस्तान में भी लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि वहाँ पे नवाज शरीफ ने कहा कि आप वाजपेयी साहब आप तो पाकिस्तान में भी इलेक्शन जीत सकते हैं। यानी ये एक काफ़ी रीच आउट की जो कोशिश थी। तो ये जब कुछ सब कुछ हो रहा था तो कश्मीर में इस तरह की जो टर्माइल आज जो हम देख रहे हैं ये ऐसा नहीं था। तो महबूबा मुफ्ती साहबा ने आज यही कहा कि अगर आप बातचीत का सिलसिला नहीं शुरू करेंगे तो वहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं होंगे। तो और मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जबकि हालात संगीन उस ज़माने में भी थे और पाकिस्तान से बातचीत हो रही थी, अगर आज भी बातचीत हो तो ये जो स्पॉन्सर टेररिज्म है वो कम होता है। इसलिए कि हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की लेकिन उसका भी नतीजा कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या बीजेपी और बीजेपी आपको लगता है कि दोनों किस रास्ते पर चलना इसको लेकर कंफ्यूजन है, या फिर असल में दोनों के बीच में जो खबरें आ रही हैं कि विवाद या फिर दरार बढ़ती जा रही है वो बड़ी वजह है? दरार बढ़ती जा रही है, ये आपने सही कहा कि इसकी वजह है। एक तो ये कि बीजेपी और पीडीपी अलायंस में ये कहा गया कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस से हम तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे, जैसा कि वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने तमाम हुर्रियत लीडर से बात की। वो कभी 2 सालों में ये देखा नहीं गया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे कश्मीर में पिछले 3 सालों में 4 दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन इस तरह की कोई इनिशिएटिव अब तक नहीं ली गई। और इस बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो कश्मीरी स्टूडेंट जो हिंदुस्तान में, भारत में अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं, राजस्थान में, यूपी में, उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। और इसकी वजह से यानी इनटॉलरेंस की वजह से जो हम देखते हैं, और यहाँ पे कहा जाता है कि हिंदुत्व फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी डोमिनेंट हैं, तो इसके काउंटर प्रोडक्टिव होकर के वहाँ पे चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है तो वहाँ पे इस्लामिक और रेडिकलाइजेशन की फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे हावी हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो है वो इसको काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। और एक जो बात कही थी युवाओं को लेकर, खासकर वहाँ के जो हालात थे कि डेवलपमेंट के जरिए इसको हम बदलने की कोशिश करेंगे, इंगेज करेंगे, उस डेवलपमेंट के पैमाने पर या उस घोषणा पर आज तक क्या नज़र आ रहा है? क्या वो असफल रहा है? ये बड़ी वजह है। बहुत बड़ी बात आपने कही। जो युवाओं के संबंध में जो आप बात कर रहे हैं, एलिनेशन सबसे ज़्यादा है। 41% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। तो आप इससे एलिनेशन का, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। आए दिन जो है वो स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो जाते हैं। पिछले साल आपको याद होगा कि स्कूल और कॉलेजेस बंद हुए तो उनके 50% पे ही उनका एग्जामिनेशन हुआ। अब वहाँ से उससे क्वालिटी भी सफ़र करती है। जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सफ़र होगी तो उनकी एम्प्लॉयमेंट पर भी काफ़ी इसका बुरा असर होगा। तो मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए जो कुछ भी उनके एस्पायरेशंस के लिए जो हो सकता था, लोकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं, और लोग जो बाहर आते हैं उनके साथ भी इनटॉलरेंस की वजह से हरासमेंट होता है, तो जाहिर है कि दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, और वो कहीं ना कहीं इस तरह के वो में नज़र आता है कि वो पत्थरबाजी हो रही है
उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सीमित हैं, बहुत लिमिटेड हैं, और इस इशू को जबकि बारह कहा गया है, ये एड्रेस नहीं किया गया। मैं आपको एक बात और जल्दी से बताना चाहूँगा कि सेंटर ने उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स जो हैं इम्प्लीमेंट की हैं 2010-11 से। अनफॉर्चुनेटली इनका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, और उसमें जो बेनिफिशियरी हैं मुश्किल से 1/3 हो रहे हैं। तो जो वहाँ पे एलिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए और वहाँ से स्टूडेंट्स को आगे पढ़ने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करनी थी, जो स्टेट को तो जो करती है वो अपनी अलग करती है, सेंटर को जो करना है वो सेंटर ने भी नहीं इम्प्लीमेंट किया। और ये बात सबको मालूम है, तमाम यूथ को, युवाओं को मालूम है, और जिसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि ये तमाम फ्रस्ट्रेशन जो है, डिसइल्यूजनमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और वो ये पत्थरबाजी में रिफ्लेक्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार के 3 महीने में हालात सामान होंगे और उसे बदलने की प्रयास शुरू करेगी सरकार। मीडिया से सहयोग की बात की गई है, लेकिन अहम होगा कि सरकार अपने वादों को अमल में कैसे उतारती है। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू हैं नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज से 5 दिन की आर्मेनिया और पोलैंड की यात्रा पर हैं। पहले पड़ाव में वो येरेवन में आर्मेनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों की इस यात्रा के दौरान कई अहम राजनीतिक और व्यापारिक समझौतों पर सहमति बनेगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आर्मेनिया की यात्रा पर हैं। मंगलवार को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में उपराष्ट्रपति वहां के राष्ट्रपति सर्ज सर्गियान और प्रधानमंत्री केरन करपेटियान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में समझौते होंगे। Although our trade is below potential, there is scope for further cooperation in several sectors such as IT, pharmaceuticals, chemicals, automobiles, garments and textiles. The Indian group Power Transmission Limited is currently executing a transmission tower project in Armenia. India has also assisted Armenia in setting up a center of excellence with the Param supercomputer. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी येरेवन विश्वविद्यालय में छात्रों को भी संबोधित करेंगे। भारत और आर्मेनिया के बीच बहुत पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। भारत के सम्मान में येरेवन विश्वविद्यालय में हिंदी का एक विभाग भी है। Armenian churches in India are a regular reminder of our historical links with that country. Historians have recorded the contribution by Armenians to our trade and commerce as well as to cultural activities. आर्मेनिया ईसाई धर्म का एक बड़ा केंद्र है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आर्मेनियाई आध्यात्मिक गुरु करेकिन से मुलाकात करेंगे। 26 अप्रैल को वो यात्रा के अगले पड़ाव में पोलैंड की राजधानी वारसा के लिए रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के साथ उनकी पत्नी सलमा अंसारी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी 2 देशों की यात्रा पर हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों ने एक दूसरे पर विलय की बातचीत में देरी करने के आरोप लगाए हैं। पनीरसेल्वम गुट ने आज कहा कि मुख्यमंत्री पलानीसामी भविष्य के बारे में फैसला नहीं कर पा रहे। इस धड़े का आरोप है कि कुछ लोग मुख्यमंत्री को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। पलानीसामी धड़े ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि बातचीत के लिए न्योता भेजा जा चुका है। पनीरसेल्वम गुट का कहना है कि शशिकला और उनके परिजनों को पार्टी से हटाने की शर्त मान ली गई तो हम नई शर्त नहीं रखेंगे। More than 48 hours after the announcement of the committee, still there are lingering doubts about the genuineness of the other faction. Individual party leaders and senior ministers have been airing different views and versions, questioning the very motive of the dialogue.
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक टीपी सेन कुमार की बहाली का निर्देश दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेन कुमार का तबादला मनमाने ढंग से किया गया था। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कैट के फैसले को बरकरार रखा गया था। कैट ने राज्य सरकार के फैसले में कोई कमी नहीं मानी थी। टीपी सेन कुमार को 2016 में जिशा हत्या और त्रिंगल मंदिर में आग लगने के बाद पद से हटा दिया गया था। टीपी सेन कुमार 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। ओडिशा में कालाहांडी के भवानीपटना में सैकड़ों लोग दूषित पानी के चलते पीलिया के शिकार हो गए हैं और इसकी वजह है पीने के पानी की खराब पाइपलाइन में मिलने वाला सीवर का पानी। वर्षों से जर्जर पड़ी पाइपलाइनों की मरम्मत तक नहीं हुई है। गंदे नाले, खुली सीवर लाइन और जर्जर पाइपलाइन, ये तस्वीरें हैं कालाहांडी जिले के भवानीपटना कस्बे की। सीवर का गंदा पानी सप्लाई लाइन से मिलकर पीने के पानी में घुलकर जानलेवा बन गया है। इसके चलते बहादुर बगीचा मोहल्ला के 200 से ज्यादा लोग पीलिया और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। सब गिरा गंदा पानी पीता है तो डंडिस है, अब कुछ नहीं, दवाई फवाई तो कुछ नहीं। बहुत दुख है पानी के लिए ऐसा है। क्यों गंदा पानी आ रहा है? हाँ, गंदा पानी आ रहा है घर में। इलाके में पानी की सप्लाई की पाइपलाइन पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और सालों से मरम्मत के इंतजार में है। उचित सीवर और नाली की व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इलाकों में पीलिया फैलने की बड़ी वजह दूषित पानी है। दुख तो बहुत परेशानी है। मोहल्ले भर में जितने भी हैं जॉन्डिस है, एक एक घर में 3-4 आदमी पेशेंट हैं। अभी हमारा भवानीपटना टाउन में कुछ जॉन्डिस फैला हुआ है, इसीलिए हम लोग ये तो जो सीवरेज पानी और पीने का पानी जहाँ कनेक्शन हो जाता है, इस वजह से जॉन्डिस होता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी दलीलें हैं। विभाग का दावा है कि पुराने पाइपलाइनों को बदला जा रहा है। पानी की सप्लाई को टैंकरों के सहारे पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोगों के पीने के पानी की जरूरत पूरा करने में नाकाफी है। New pipelines around 30 kilometers we have already laid. So recently we have activated the treatment plant fully and we are supplying water. It is regularly tested. हालात बिगड़ते देख प्रशासन हरकत में आया। उथले नलकूपों को बंद और सड़क किनारे बिकने वाले खाने पीने की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। कालाहांडी देश के सबसे पिछड़े इलाकों की हकीकत बयान करता है, जहां लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं और जानलेवा बीमारी से जूझने को मजबूर हैं। कालाहांडी में पानी के लिए हाहाकार मचा है। जिस जिले में आजादी के 70 साल बाद भी लोग 2 बूंद स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हों, वहां विकास की बातें बेमानी हैं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को रोशनी कैसे कह दूं? मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। कैमरा पर्सन सरोज कुमार दास के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कालाहांडी, ओडिशा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री अब्दुल्ला हबीबी और सेना प्रमुख कदम शाह शाहीन ने आज अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार को सेना पर तालिबान के सबसे बड़े हमले के बाद दोनों ने इस्तीफा दिया है। इन हमलों में 130 से अधिक जवानों की जान चली गई थी। हमले के बाद अफगान नागरिकों में बेहद गुस्सा है और दोनों की इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी। अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस काबुल दौरे पर हैं। सुरक्षा बलों पर तालिबान के आतंकी हमले के बाद जिम की यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है। रविवार को हुए आतंकी हमले में 130 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी। अमेरिकी रक्षा सचिव का दौरा अफगानिस्तान के साथ रक्षा सहयोग की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान के कथित आतंकी ठिकानों पर अपना सबसे बड़ा बम डाला था। अफगानिस्तान में करीब 8,500 अमेरिकी सैनिक अभी भी तैनात हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। करीब साल भर पहले राजनीति में आने वाले मध्यमार्गी बैंकर इमैनुअल मैक्रोन करीब 24% वोट पाकर 11 उम्मीदवारों में पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर धुर दक्षिणपंथी मरीन ली पेन हैं।
मनी ली को 21% से कुछ अधिक वोट मिले। दोनों के बीच 7 मई को मुकाबला होगा। 6 दशक में ये पहला मौका है जब रिपब्लिक या सोशलिस्ट पार्टी से कोई भी उम्मीदवार दूसरे दौर में नहीं पहुंचा है। जाने-माने निर्देशक और अभिनेता के विश्वनाथ को साल 2016 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों के इस दिग्गज कलाकार को 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड, 11 से अधिक फिल्म फेयर अवार्ड और दूसरे फिल्म पुरस्कारों से अब तक सम्मानित किया जा चुका है। के विश्वनाथ सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर रहे हैं। उन्होंने सरगम, संजोग समेत कई हिंदी फिल्मों का निर्देशन भी किया है। के विश्वनाथ का जन्म 19 फरवरी 1930 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ। उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत तकनीकी सहायक के तौर पर की। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।